ध्यान दीजिएगा। तो संपीड़ितता हम लोग डिस्कस किए थे, यानी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये थी कि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो आपका था, कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका क्या होता था, इज इक्वल टू 1 बाई आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यानी बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये हमें मिला था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट किससे किए थे, बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल बी। इसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट और डायमेंशन, ये सारी चीज़ें फाइंड किया था, ठीक है। तो अब इसमें समझना हमें ये है कि संपीड़ितता का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको इसका जो नाम है, नाम से ही, नाम को ही माइंड करना है एक तरीके से। तो कंप्रेस, कंप्रेस मीन्स कि दबाना ना, किसी भी वस्तु पर जब बल लगाया जाए तो कितना ज़्यादा दब सकती है, उसे कितना ज़्यादा दबाया जा सकता है, ये बताता है उसकी संपीड़ितता, ठीक है। तो जैसे गैस होता है हमारे पास, तो गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है ना, और उसके बाद उसके बाद क्या है, लिक्विड, जबकि ठोसों को सबसे कम संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए गैस की जो संपीड़ितता होती है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं, तो जो गैस होती है, गैस की टंकी, यानी कि एलपीजी गैस की जो टंकी होती है 15 लीटर की होती है, लेकिन अगर उसमें 250 ग्राम गैस भी है तो पूरे 15 लीटर के आयतन को ऑक्युपाई करती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि 15 लीटर की आयतन की जो गैस है उसे 15 ग्राम में या तो 250 ग्राम में कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है या गैस की संपीड़ितता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस किए थे। प्रांशु, इसी में कुछ डाउट थे ना, तो कुछ इसमें लिखवाए नहीं थे क्या हम लोग, नोट में लिख दो आप लोग, नोट में कहीं, गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक, गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक जबकि ठोसों की या ठोस की, जबकि ठोस की सबसे कम होती है। गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक जबकि ठोस की सबसे कम होती है। अतः गैस को, सही है, अतः गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बात हो रही है गुणांकों की, यानी प्रत्यास्था गुणांकों की, तो प्रत्यास्था गुणांक को हम लोगों ने 3 प्रकार से डिवाइड किया। तो पहला आपका था कौन सा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यानी बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस। और जो तीसरे नंबर का जो हमें स्टडी करना है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीसरा है आपका कौन सा, दृढ़ता गुणांक, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
जब तीनों प्रकार के मॉडुलस को हम पढ़ चुकेंगे ना, तो इसमें ये जानेंगे हम लोग कि क्या कहते हैं, पहला वाला जो क्रिएट होता है वो किस कारण से होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के कारण। और डेफिनेशन भी वही होती है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है। दूसरा आपका जो होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को हम लोग आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, और अभिलंब प्रतिबल को क्या बोला जाता है, दाब। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा जो हमें पढ़ना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो जिस प्रकार से पहले के दो हुए ना, हुक के नियम को देखते हुए कि जैसा प्रतिबल वैसी विकृति। ठीक है, तो इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका, दृढ़ता गुणांक है। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है, अपरूपक प्रतिबल डिवाइडेड बाय अपरूपण विकृति। ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें पढ़ना है। तो वही लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ना, लघु विकृतियों के लिए, विकृतियों के लिए लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर। ठीक है, अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, अपरूपण, ठीक, अपरूपण विकृति के अनुपात को, विकृति के अनुपात को, के अनुपात ना, अनुपात को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, दृढ़ता गुणांक, गुणांक कहते हैं। तो इसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ईटा, ये ठीक है, से ईटा लिख दीजिएगा आप लोग, ईटा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम लोग इसमें देखेंगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ईटा इज इक्वल टू अपरूपक प्रतिबल, प्रतिबल डिवाइडेड बाय अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। अब इसमें तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों पे गौर करेंगे कि अपरूपक प्रतिबल क्या होता है और अपरूपण विकृति क्या होता है। तो अपरूपक प्रतिबल तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल, ये आपका सिंपली मिल जाएगा क्या, F बाई A। तो ये आपका हो जाता है F अपान A। जबकि जो अपरूपण विकृति होती है, अपरूपण विकृति, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं स्पर्श रेखी दिशा में लगाए गए, ठीक है, स्पर्श रेखी दिशा में किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पृष्ठ में विस्थापन डिवाइडेड बाय स्थिर पृष्ठ से उस पृष्ठ की दूरी। कैसे, जैसे सपोज कीजिए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से है ना, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे हम, 3 डायमेंशनल नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए ना। ये है, तो इसका नीचे वाला सिरा हम लोग क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, इसको फिक्स किए हैं और इस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, तो इसका ऊपरी वाला सिरा क्या करेगा, थोड़ा सा विस्थापित होगा। किधर विस्थापित होगा, स्पर्श रेखी बल की दिशा में। जिधर की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे इधर की ओर ये विस्थापित हो जाएगा ना। अभी भी एग्जाम्पल पढ़ा है, तो ये वाला जो बताए थे आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक है ना, इस वाले फिगर पे
कि नीचे वाले को अगर फिक्स रखें तो इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उधर की ओर ऊपर वाला पृष्ठ विस्थापित हो जाएगा, नीचे वाला फिक्स है, नीचे वाले पे कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, रेड वाला मार्क कर देना, हो गया ये, ठीक है। तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ठीक है, पूरा का पूरा ये जो पृष्ठ है इधर विस्थापित हो जाएगा। इंक कौन फिल किया यार, ठीक। ये वाला पृष्ठ भी और ये वाला पृष्ठ भी थोड़ा सा आगे की ओर विस्थापित होकर इतने पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप पृष्ठ को ए बी सी डी कंसिडर किए हो और आपका जो बी सी पृष्ठ है वो बी डैश और सी डैश हो गया है, तो कुल मिलाकर इतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कितना लिखते हैं, डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, ठीक है। तो जो अपरूपण विकृति होती है तो इसका डिफरेंशन होता है, ये हमारा क्या होता है, कोण थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखी बल की दिशा में, ठीक है, स्पर्श रेखीय बल की दिशा में पृष्ठ का विस्थापन, तो पृष्ठ का विस्थापन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्थिर पृष्ठ से इस पृष्ठ की दूरी, स्थिर पृष्ठ कौन है, ए डी, ठीक है। स्थिर पृष्ठ से इस पृष्ठ की दूरी, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अपरूपण विकृति की जगह पे हमें केवल थीटा पुट करना है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे थीटा पुट करेंगे आपके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो ईटा की वैल्यू हो जाएगी, तो ईटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरूपक प्रतिबल यानी एफ बाई ए, तो एफ बाई ए और पूरे का डिवाइडेड बाई अपरूपण विकृति यानी थीटा, ठीक है, थीटा। तो इस प्रकार से ईटा इज़ इक्वल टू एफ अपान ए थीटा, ठीक है, नोट डाउन, ठीक। तो अगला टॉपिक हमारा होगा पायसन अनुपात, ठीक है, या पायसन रेशियो। तो पायसन अनुपात, ठीक है, अनुपात, ध्यान दीजिएगा। तो ये है पॉइसन रेशियो, तो पहली बात तो आप लोग इसकी स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा कि जो पॉइजन आप समझ रहे हैं वो वाला नहीं है, ठीक है। तो पॉइजन मीन्स जो जहर होता है तो इसकी स्पेलिंग होती है POISON, ठीक है। तो इसमें केवल एक S होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और इसमें डबल S है। और ये जो पॉइजन नाम दिया गया है, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था साइमन डेनिस पॉइजन, ठीक है। पूरा नाम क्या था, साइमन डेनिस पॉइसन, ठीक है। तो इनके नाम पे इस इक्वेशन को, ये इस रेशियो को शॉर्ट में पॉइजन रेशियो या पॉइजन अनुपात बोला जाता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से कर सकते हैं टॉपिक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि पॉइजन किसके नाम से हुआ है, साइमन डेनिस पॉइजन ना, एक अच्छे मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, यानी फ्रांस के रहने वाले एक अच्छे मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एक अच्छे साइंटिस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये बात उसी चीज़ को क्लियर करती है जो हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि जब भी आप एक रबड़ के वायर को खींचते हो, ध्यान से समझिएगा, तो जब आप रबड़ के वायर को खींचते हो तो रबड़ का वायर क्या होता है, लंबाई में बढ़ता है। तो लंबाई में बढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो केवल लंबाई में बढ़ता है, ठीक है। लंबाई में तभी बढ़ता है जब उसके क्षेत्रफल में कमी आती है। मतलब कि एक साथ रबड़ के आयतन में या रबड़ का जो वायर है उसमें दो प्रकार के स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है, दो प्रकार की विकृति आती है। एक तो लंबाई में बढ़ रहा है तो कौन सी विकृति हो गई, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, दूसरा वो लंबाई में बढ़ने के साथ साथ अपनी चौड़ाई में या अपनी मोटाई में पतला भी हो रहा है, यानी उसकी लंबाई तभी बढ़ रही है जब उसकी जो मोटाई है वो घट रही है। ठीक है, तो मोटाई में घटना इस तरीके का जो रेशियो क्या कहते हैं, जो इस क्वालिटी है उसे आप कह सकते हैं। तो इस तरीके की विकृति को हम लोग पार्श्विक विकृति कहते हैं, पार्श्विक विकृति। ठीक है, और लंबाई में बढ़ना जो है उसे अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुपात की बात की गई है। ठीक है, तो उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं पॉइसन अनुपात। ठीक है, कैसे फिगर आप समझिए। सपोज करिए कि आपके पास एक वायर है इस प्रकार से मोटा। ठीक है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड से, बोथ डायरेक्शन से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लंबाई में ये बढ़ेगा। तो अगर ये लंबाई में बढ़ेगा तो लंबाई में बढ़ने के साथ साथ इसकी चौड़ाई में कमी भी आएगी। ठीक है, तो किस प्रकार से वायर आपका हो जाएगा, तो फोर्स बाद में लगा लेना। मान लो कि फोर्स अप्लाई कर चुके हैं और लंबाई में बढ़ने लगा है, तो लंबाई में जब ये बढ़ेगा तो इस प्रकार से बढ़ेगा। मार्कर तो ख़राब कर दिए हो, पुराना वाला मार्कर उठा लेगा। ठीक है, तो लंबाई में ये बढ़ेगा इस प्रकार से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले ये मोटा इतना था और अब क्या हो गया, पतला हो गया। लंबा भी हुआ लेकिन पतला भी हुआ, तो दोनों चीज़ें साथ साथ दिख रही हैं। पहले हम लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे थे, केवल लंबाई में बढ़ाने की, लेकिन पॉइसन ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंबाई में कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वायर है तभी बढ़ेगा जब वो चौड़ाई में घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपके जो वायर है, वायर में लंबाई जो वृद्धि हुई दोनों तरफ मिलाकर कितनी हो गई, डेल्टा एल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसकी, और जबकि इसकी जो चौड़ाई थी वो घटकर और पतली हो गई ना, तो इस तरीके से ये वाला जो कमी आई है इससे हम लोग बोलेंगे डेल्टा डी, डी फॉर डायमीटर। इसके डायमीटर में जो कमी आ रही है मोटाई में। ठीक है, जबकि ये बोथ साइड में क्या है, डेल्टा एल। ठीक है, इसकी ओरिजिनल आप लेंथ बता दीजिएगा कितनी थी, कैपिटल एल। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या करते हैं, तो तार में, तो पहले इसका वो लिख देते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या होता है पॉइसन रेशियो। कपड़ा क्या हुआ, ना, तो पॉइसन रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो किसी, लिख दीजिएगा, किसी तार के, किसी तार में, तार में बाह्य बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल, विरूपक बल लगाने पर, ठीक है, तार में होने वाले पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, पॉइसन रेशियो कहते हैं या पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग पार्श्विक विकृति निकालेंगे। तो पार्श्विक विकृति ना, तो पार्श्विक विकृति क्या हो जाएगा, जैसे लंबाई में आप विकृति निकालते हो तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई।
ठीक है। उसी तरीके से पार्श्विक विकृति का मतलब किसमें कितना संकुचन हुआ है, तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई प्रारंभिक पार्श्व कैपिटल डी, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका डायमीटर कितना था, कैपिटल डी, ठीक है। तो ये वाला स्टार्टिंग वाला यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी, और बाद में कितना हो गया, डेल्टा डी, ठीक है। तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और उसके बाद अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य विकृति जो आपकी होती है ये कितना होती है, बराबर लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो जब दोनों का रेशियो रख देंगे तो अतः पायसन अनुपात कितना जाएगा, बराबर, ठीक है, पार्श्विक विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक। तो इस तरीके इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू पार्श्विक विकृति ना, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू पार्श्विक विकृति यानी डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। इस तरीके से ये वाला सबसे ऊपर, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इधर कर दे रहे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू और नीचे से सिग्मा बराबर कितना आएगा, डेल्टा डी, और ये एल मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एल पूरे का डिवाइडेड बाई डेल्टा एल और मल्टीप्लाइड बाई डी ना, ये आपके पास आ जाएगा, नोट कर लीजिए। इसके पास भी कोई वीमा या डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा। तो इधर ना यदि तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल आर हो, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डी बाई टू, व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ठीक है। तो डी तो क्या करेंगे हम लोग, डी की जगह पे 2r रख देंगे। तो डी इज इक्वल टू 2r पुट कर दीजिए। तो जहाँ भी पुट करेंगे तो देयर फॉर सिग्मा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। डी की जगह पे 2r करेंगे तो 2 बाहर ले लीजिए, r आ जाएगा इंटू डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे डेल्टा एल और डी की जगह पे 2r रखेंगे, 2 को बाहर कर दीजिए तो r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो सिग्मा इज इक्वल टू डेल r डिवाइडेड बाई डेल एल इंटू एल बाई आर। ये नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नोट डाउन। होता है, देखिएगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, स्टार्ट कर दिए क्या, कब स्टार्ट किए, अभी तुरंत पूरा होने के बाद, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, वो बाद में हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, ठीक। तो इसमें हमें एक वायर है और उस वायर के इलास्टिक जो बिहेवियर है उसको समझना है कि जब किसी वायर पे हम लोग कंटिन्यूअसली वेट बढ़ाते जाएंगे तो किस तरीके से वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं हम लोग कि हमारे पास एक रिजिड बेस है, दृढ़ आधार, और दृढ़ आधार से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर है हमारे पास। अब इस वायर को आप स्टील का वायर भी कंसिडर कर सकते हो ना, स्टील का वायर। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप लोग बाइक्स चलाते हो, ठीक है, और बाइक्स के अलावा जितने भी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ना 3 व्हीलर्स सब आते हैं, तो उसमें जो क्लच वायर्स होते हैं, क्लच वायर्स जानते हो ना, ठीक है। तो किस चीज़ के बने होते हैं, किस धातु के क्लच वायर्स, क्लच वायर जो होते हैं वो किस के बने होते हैं और किसके बने होने चाहिए, इसका सोचो आप लोग। स्टील का, क्यों,
क्योंकि मजबूत रहेगा। स्टील की प्रत्यास्था सबसे अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए जितने के जितने कॉपर वायर्स बनाए जाते हैं, इस तरीके से क्लच वायर्स बनाए जाते हैं, और ना केवल क्लच वायर्स, इवन की जो क्रेन्स आती हैं, क्रेन्स में रस्सियाँ लगी रहती हैं, आप देखते हो कि पूरी की पूरी गाड़ी ही, लोडेड गाड़ियाँ भी उठा लेते हैं, तो वो सारे वायर्स भी इसी तरीके के मटेरियल्स के बनाए जाते हैं जिनका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक हो वो अच्छा हो। और ऐसे मटेरियल्स में हम लोग जानते हैं कि स्टील जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, स्टील की प्रत्यास्था काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टील के बनाए जाते हैं। अगर एल्यूमिनियम के बनाए जाएँ या जैसे कह रहे कॉपर के बनाए जाएँ तो ये सब खींचने पे बहुत जल्दी से टूट जाएंगे, ठीक है। जबकि स्टील क्या होता है, नहीं टूटता। और उसको एक सिंगल वायर ना बना के पतले पतले तारों से बनाकर मिलाकर बनाया जाता है ना, देखते हो किस तरीके से आप लोग। तो उसमें भी हम लोग पूरा ध्यान देते हैं इलास्टिसिटी का। तो ये जब हमारे पास क्या है, कोई वायर है, इस पर जब हम वेट अप्लाई करेंगे ना, और वेट को लगातार क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लगातार बढ़ाते जाना है, ऐसा नहीं कि अचानक से पकड़ के लटक जाना है ना, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ाना है और उसका बिहेवियर हमें नोट करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम वायर को इस प्रकार से देखते हैं, यानी कि वायर का बिहेवियर नोट करते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ग्राफ की स्टडी करनी है हमें कंप्लीट। तो ये हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में, विकृति और प्रतिबल के बीच में। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं विकृति, मतलब स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पर आपका ले लेते हैं प्रतिबल, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने पर जो ग्राफ प्राप्त हुआ है उस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या किया गया कि इस पे फोर्स बढ़ाया जा रहा है, तो फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा, विकृति भी बढ़ेगी। तो ये देखा गया कि जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। अभी आप लोग जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ग्राफ हमें किस प्रकार से मिलेगा, तो इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, फिर ग्राफ यहाँ से धीरे से बढ़ता है और फिर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे O है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है आपका A, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे B, फिर उसके बाद कुछ आगे C, उसके बाद D और लास्ट में E, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ को हमें स्टडी करना है कि ऐसा ग्राफ किस कारण से आता है और क्या क्या अदर रीजन्स हो सकते हैं, तो सारी चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना है हमें। तो O से A तक, और चूंकि आप लोगों को ऐसा माना जाता है कि आप लोग ग्राफ बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप लोग एक चैप्टर में पूरे ग्राफ पढ़े हो, और करीब 5-6 प्रकार के ग्राफ वहाँ पर हम पढ़ाए थे आपको, तो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो O से A तक हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, स्ट्रेट लाइन बता रही है कि O से A तक इस वायर में जो चेंजेस आ रहे हैं, वायर की जो लंबाई है वो क्या हो रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है, ठीक है। लंबाई में जो वृद्धि है एक समान रूप से बढ़ रही है। आप जितना ज़्यादा वेट लगाते हो उतनी उसी रेशियो में, उसी अनुपात में लंबाई बढ़ जाती है। इसका मतलब कि O से A तक जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बल लगाते हो, प्रतिबल लगाते हो, उतनी ही ज़्यादा विकृति उत्पन्न होती है। इसका मतलब कि O से A तक जो वायर है, तार है, वो क्या कर रहा है, हुक के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। हुक ने अपने नियम में इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो नियम है वो केवल लघु विकृतियों के लिए ही है। लघु विकृति का मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कम से कम फोर्स लगाया जाए और उसमें होने वाला जो विकृति उत्पन्न होने वाली है वो कम से कम हो। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा वेट लटका दो तो बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर हुक का नियम फेल हो जाएगा। कैसे, जैसे हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो क्या देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये देखा कि O से A तक ना जो तार है वो क्या हो रहा है, चूँकि एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रही ग्राफ में, तो इसका मतलब कि O से A तक जो तार है वो हुक के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो A से B पे हमें क्या मिल रहा है, A से B क्या एक सीधी रेखा मिल रही है, नहीं, वक्र मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार का एक वक्र मिल रहा है ऐसे,
तो ये वक्र क्या बता रहा है, ठीक है, तो ये वक्र बता रहा है कि ए से बी तक तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे पहले हो रही थी कि जितना दाब लगा रहे थे या जितना स्ट्रेस लगा रहे थे उस हिसाब से वृद्धि हो रही थी, वैसे नहीं हो रही। अब ए से बी तक तार की लंबाई में बहुत तेज़ी से, या कह सकते हो कि थोड़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी तार जो है वो प्रत्यास्था जो हुक का नियम तो नहीं फॉलो करेगा। अब ए से बी तक आने में तार हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों? हाँ, ए के बाद कहीं नहीं करता, ठीक है, ए तक करता है। तो ओ से ए तक तार जो है क्या करेगा, हुक के नियम का पालन करेगा। फिर जब ए से बी पे आया तो चूँकि स्ट्रेस के थोड़ा सा ही बढ़ाने पर विकृति बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना, तो इसीलिए तार की लंबाई में जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और तार हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर भी बी तक तार में प्रत्यास्था का जो गुण होता है वो विद्यमान रहता है, ठीक है। तो और बी की जो तो बी को हम लोग यहाँ कहते हैं, बी को प्रभाव बिंदु बोला जाता है, प्रभावी बिंदु, प्रभावी बिंदु, ठीक है, प्रभावी बिंदु, पॉइंट ऑफ डिफेक्ट, इसलिए कि पॉइंट बी तक जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी के बाद जब हम और आगे जाते हैं बी से सी तक, तो तार का जो वायर है उसमें वृद्धि और तेज़ी से हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को बी से सी पर खींच देने पर, ठीक है, वस्तु में प्रत्यास्था का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है और जो वायर होता है वो स्थायी रूप से उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। आप डेल्टा एल ही कंसिडर करो। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 20 से ज़्यादा स्ट्रेस लगाए तो थोड़ा सा खिंच जाएगा जो वायर है, और खिंच जाएगा, और बाद में स्ट्रेस हटा देने पर भी वो अपनी अवस्था में वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्थायी रूप से कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई है, ठीक है। फिर सी से डी पर जब इसके आगे हम जब फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो कम फोर्स लगाने पर भी ना वृद्धि क्या होगी, बहुत तेज़ी से होगी ना, और अब जो वायर है आपका एक समान रूप से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यानी उसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देगी। फिर डी के बाद जब आप तार पे बहुत कम भी अगर बल लगाते हो तो लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी ना, और आपका जो वायर है अब यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, मतलब समान मोटाई का नहीं रह जाएगा, अचानक से पतला होना स्टार्ट करेगा। और जो एक ठोस वायर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वर्ड को शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो, और जो एक ठोस वायर है उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कोई बहता हुआ तरल, मतलब बहुत तेज़ी से पतला होगा और फाइनली बिंदु ई तक आते आते टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ठीक। तो फिगर आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे क्या, ओ से ई ना, या ओ से ई। तो ओ से ए तक फिगर केवल ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ओ से ए तक ना, ए तक तार या पदार्थ जो भी है ना, तार का पदार्थ ठीक हुक के नियम का पालन करता है, हुक के नियम का पालन करता है, ठीक है। आप पॉइंट लिख दीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, ओ से ए तक हो गया ये, हाँ ये पहला हो गया ना, इसको लिखिए जल्दी से, बार बार क्या ये लिखवा दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पालन करता है अर्थात क्या होता है, हुक का नियम, अर्थात लगाया गया प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, होता है, फुल स्टॉप। तो प्रतिबल के इस मान को, यानी कि ओ से ए तक प्रतिबल का जो मान है, ठीक है, प्रतिबल
के इस मान को, ये पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, मान को क्या कहते हैं? अनुपातिक मान। अनुपातिक मान कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल के इस मान को अनुपातिक मान कहते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? ए से बी तक। ठीक है, तो ए से बी तक भार बढ़ाने में तार में वृद्धि तेजी से होती है। तार में वृद्धि तेजी से होती है, तेजी से होती है। ठीक है, अर्थात अब तार क्या करता है? हुक के नियम का पालन नहीं करता। हुक के नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता। ठीक है ना, ए से बी तक करता। किंतु तार में अभी भी प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, ठीक है। तार में अभी भी प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। तो बिंदु बी को, बिंदु इसमें आ रहा है मोबाइल में, बी को नहीं आ रहा है, लिखे जल्दी। प्रभावी बिंदु कहते हैं ना, ऊपर वाला रब कर दें। तो पॉइंट नंबर 2 चल रहा था। बिंदु बी को बी है, ध्यान दीजिएगा। बी को प्रभावी बिंदु कहते हैं। प्रभावी बिंदु ना को प्रभावी बिंदु तथा, ठीक है, जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल का नाम हम लोग क्या देखते हैं? प्रत्यास्थ सीमा। तथा प्रतिबल की सीमा को या प्रतिबल के मान को हाँ इसी का मान को प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा, ठीक है ना। तथा और क्या है? तथा यहाँ से O से B पूरा, ठीक है, O से B तक के क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र कहते हैं। O से B तक के क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र, ठीक है, प्रत्यास्थ क्षेत्र कहते हैं। तो अभी भी अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो वस्तु क्या करेगी? अपनी प्रत्यास्थ अवस्था में, यानी कि पुरानी अवस्था में फिर से आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र बोला जाता है। इसका मतलब कि इस पॉइंट तक, बिंदु बी तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। ठीक है, और उसके बाद इरेज कर लीजिए। हो गया पॉइंट नंबर 3। तो बी से सी,
पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट नंबर बी से सी में ना क्या होता है, बी से सी में भार बढ़ाने पर, भार बढ़ाने क्या करना है, बी से सी, तो बी से सी में भार बढ़ाने पर तार में क्या होता है, लंबाई बहुत तेज़ी से होती है। तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। तथा तार किसी ऐसी अवस्था आप ब्रैकेट में लीजिएगा, बिंदु सी पर पहुंच जाता है जब, ठीक है, भार के हटा लेने पर भी तार अपनी अवस्था में या अपनी पुरानी अवस्था में, ठीक है, पूर्व लिखिए, पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता, पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। अर्थात तार की लंबाई में आंशिक रूप से कुछ स्थायी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो अच्छी बात है, हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट सी तक। अब सी से डी की हम लोग बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, हमने तो इरेज कर दिया, ठीक है, अभी आपका भी नहीं हुआ था, ठीक है। पॉइंट सी से डी, ठीक। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, 3 में कौन सा, सी से डी ना, तो सी से डी पर, तो सी से डी तक क्या होता है, भार के मान को या भार को लिख सकते हैं, मान को धीरे धीरे बढ़ाने पर भी तार में वृद्धि या तार की लंबाई में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। तथा तार, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबल अपने अधिकतम संभव मान पर ना, तार में प्रतिबल अपने अधिकतम संभव मान पर पहुंच जाता है, अपने अधिकतम संभव मान पर पहुंच जाता है, ठीक है। प्रतिबल के इस मान को महत्तम प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल के इस मान को महत्तम प्रतिबल, तो महत्तम प्रतिबल
कहते हैं, कहते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। उसके बाद डी से ई, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है, तो बिंदु डी के आगे, बिंदु डी के आगे भार का मान या भार में थोड़ी सी वृद्धि करने पर भी, भार में थोड़ी सी वृद्धि करने पर भी तार की लंबाई में असमान रूप से वृद्धि होती है, असमान रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। तथा तार क्या करता है, मोटाई में एक समान असमान रूप से, मोटाई में असमान रूप से पतला होने लगता है, रूप से पतला होने लगता है, होने लगता है, ठीक है। तार का पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, तरल की तरह तार के पदार्थ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट किसी तरल की तरह बहने लगता है, तरल की तरह बहने लगता है, ठीक है। तथा बिंदु ई पर आते बोर्ड बहुत तेजी गिर जाता है यहाँ पे, आते तार पतला होकर टूट जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।